नमस्कार, डिजियाना न्यूज़ के खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा रघुवीर और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर सचिन पुरुषोत्तम लोहिया, जो सीनियर एक्यूपंक्चरिस्ट है और 23 सालों से इस क्षेत्र में जो है अग्रणी है और ये WHO के पूर्व छात्र भी रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते जी। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि एक्यूपंक्चर एक्चुअली में होता क्या है? एक्यूपंक्चर ये बिना दवा और कई सारे ऑपरेशंस टालने के लिए इलाज है। एक्यूपंक्चर मतलब नीडल लगाना एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पे, जैसे आप यहाँ पे मॉडल देख रहे हैं, इसमें नीडल्स लगाए कई पॉइंट्स पे, तो इस ढंग से एक्यूपंक्चर का उपचार होता है। एक्चुअली एक्यूपंक्चर उपचार पद्धति भारतीय ही है। ये जैसे मर्मशास्त्र जो कहते हैं आयुर्वेदा में, दैट इज एक्यूपंक्चर, लेकिन चाइना में इसको विकास किया, इसलिए वहाँ पे इसका प्रभुत्व बढ़ा और लोग आज इसको चाइनीज एक्यूपंक्चर के नाम से जानते हैं। हमारे क्लिनिक्स में जो एक्यूपंक्चर होता है वो मेडिकल एक्यूपंक्चर है, जैसा चाइना में होता है, जैसा यूरोप में होता है, वैसा ही एक्यूपंक्चर है। एक्यूपंक्चर का थ्योरी अलग है, इसके अंदर एनाटॉमी फिजियोलॉजी जैसा एलोपैथी में वैसा ही है, लेकिन इसमें मेरिडियन सिस्टम है जिसके वजह से शरीर कार्यान्वित होता है। जैसे हम देखते हैं कि एक डेड बॉडी रहता है और एक जीवंत बॉडी रहता है, दोनों का फोटो निकालो, MRI निकालो, ब्रेन का सेम है, लेकिन क्या डिफरेंस है दोनों में कि एक जो जिंदा है उसमें चेतना है, उसमें ची है, उसमें एनर्जी है, एक जो डेड है उसमें वो नहीं है। तो इसमें हम एक्यूपंक्चर में जो एनर्जी का प्रवाह है शरीर में, इसको सुधारा जाता है। जी डॉक्टर साहब, एलोपैथिक में आप अग्रणी रहे हैं, तो एक्यूपंक्चर का चयन आपने कैसे किया? 23 से 24 साल पहले मैं एलोपैथिक प्रैक्टिस करता था, पेन फिजिशियन करके। फिर उसके बाद में मैं एक्यूपंक्चर में आ गया। एक्यूपंक्चर से काफ़ी मरीजों को फ़ायदा होता है। आज सबसे घर घर में समस्या क्या है कि इतने डॉक्टर किए, इतनी दवाइयाँ की, इतनी विभिन्न प्रकार के उपचार किए, लेकिन हमारा मरीज ठीक ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे मरीजों के लिए एक्यूपंक्चर एक सही विकल्प है जी। इसमें कई सारी बीमारी हम साथ में ठीक कर सकते हैं। जैसे एक पेशेंट को एसिडिटी है, गर्दन में दर्द है, सर दर्द है, तो ये तीनों बीमारी हम साथ में ट्रीट करते हैं। वहाँ पे एलोपैथी हम 3 जगह जाएंगे ट्रीटमेंट के लिए, 3 फिजिशियंस, 3 स्पेशलिस्ट में। एक्यूपंक्चर में साथ में करने से फायदा क्या है कि मरीज का खर्चा कम होता है, एक साथ तीनों बीमारी पे इलाज होता है। सबसे बड़ा फायदा मरीज को, एक तो खर्चा कम होता है और इसका इफेक्ट सुपर फास्ट है। इफेक्ट दिखाने में हमें समय नहीं लगता, लेकिन पूरी तरह बीमारी ठीक होने को समय लगेगा। सबसे इम्पोर्टेंट आजकल जो ट्रीटमेंट हो रहा है, जैसे मरीज की सब आप जो कंप्लेंट्स है, हर कंप्लेंट पे एक एक दवा और हर मरीज को फिर 5 से 10 मेडिसिन मिनिमम खानी पड़ती है। तो इसमें एक्यूपंक्चर में वैसा कुछ नहीं है, गोलियों के साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, वो गोलियां खाने से पेन किलर खा रहे हो तो पेन किलिंग टेम्पररी है। एक्यूपंक्चर में वैसा नहीं है, हम मरीज का जो बीमारी का जड़ है उसको ढूंढ के इलाज करते हैं, जिसके वजह से कई सारी बीमारियां हम लोग जड़ से खत्म कर सकते हैं। वहां पे हम जड़ से नहीं करते। तो लक्षणों का इलाज कब तक करते रहेंगे? लक्षणों का इलाज करने से मरीज ठीक नहीं होने वाला है, उसका जड़ ढूंढो, उसको ठीक करो। इसीलिए मैं एक्यूपंक्चर में आया हूँ। जी। इसके अलावा अगर हम बात दवाइयों की करें तो एक्यूपंक्चर में ऐसा क्या है कि ये बिना दवाइयों के ही इतना फायदा करता है? कैसे ये काम करता है बिना दवाइयों के? जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि ये मेरिडियन सिस्टम है, तो अभी इसको देखते हैं हम लोग डिटेल में। ये 14 मेरिडियंस है बॉडी पे, इसके ऊपर 360 से ज्यादा बिंदु है। तो जैसे अभी वैसे देखा गया तो इसका बहुत डिटेल अभ्यास है। मैं चाइना में पढ़ा हूँ, 4.5-5 साल का जो कोर्स है इसका, लेकिन दर्शकों को थोड़ा शॉर्ट में समझा देते हैं। ये जो मेरिडियन है, जैसा अभी ये मेरिडियन है, ये चेस्ट पे मेरिडियन है, ये पाँव पे मेरिडियन, ये सब जो लाइन दिख रही है, ये सब इसमें एनर्जी का प्रवाह होता है। ये प्रवाह अगर यहाँ रुक जाता है तो क्या होगा? नीचे पाँव, हाथ में झंझनाहट हो सकती है, जलन हो सकती है, हाथ कमजोर पड़ सकता है, ये सब इसमें होता है। तो हम यहाँ से ये जो प्रवाह है उसको ठीक करेंगे। जैसे एक पाइपलाइन है, पाइपलाइन में कचरा फंस जाता है तो आगे पानी नहीं जाएगा, फसल जल जाएगी। तो ऐसे ही ये मेरिडियन सिस्टम है। कुछ मेरिडियंस किडनी को जाते हैं, कुछ लीवर को जाते हैं, कुछ हार्ट को जाते हैं, कुछ आईज को जाते हैं, कुछ ब्रेन को जाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे ब्लॉकेज कहाँ पर है। इसके हिसाब से ये फाइन नीडल्स हैं। दिखने में डरावना लगता है सबको कि ये नीडल लगा के ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन ये नीडल, इसके अंदर छेद नहीं है। तो ये इसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म नीडल।
और हर पेशेंट को हम नया इस्तेमाल करते हैं डिस्पोजेबल, इसलिए वो भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये नीडल अंदर, ये हमारी जो इंजेक्शन की नीडल है उसमें 4 से 6 नीडल अंदर जा सकती है, इतनी पतली नीडल है। तो मच्छर जैसा काटता है उतना भी आपको दर्द नहीं होता है। एक सीनियर अच्छा एक्यूपंक्चरिस्ट रहेगा तो उसकी नीडलिंग हमेशा पेनलेस रहती है। तो ये नीडल्स है, ये नीडल से जैसे मैंने बोला आपको कि पाइपलाइन में कचरा फंसता है तो उसमें हम डंडी डाल के कचरा निकाल देते हैं, वैसे ही नीडल से आप समझ लो कि उसको कचरा निकाल के उसको ठीक करते हैं। फिर इससे वो पेट के दर्द होंगे या फिर हाथ में झंझनाहट, पाँव में झंझनाहट, कमर में इधर स्लिप डिस्क होगा, घुटने में दर्द होगा, ये सब के लिए कारगर इलाज है एक्यूपंक्चर। जी, इसके अलावा अगर ऑपरेशन की अगर हम बात करें, क्योंकि अगर हम एलोपैथी की बात करें तो ऑपरेशन बड़े खतरनाक होते हैं, खतरनाक साबित भी होते हैं, उसके बाद भी जो है रिलीफ वैसा मिल नहीं पाता है। अगर हम एक्यूपंक्चर की बात करें तो इसमें किस तरीके से ऑपरेशन होता है और कैसे ये बेहतर हो सकता है? एक्यूपंक्चर में तो ऑपरेशन होता ही नहीं है, तो इसमें हम लोग जैसे कॉमन आजकल के ऑपरेशन है स्लिप डिस्क और घुटना, ये और कुछ कुछ अभी फ्रोजन शोल्डर में भी ऑपरेशन हो रहे हैं। लेकिन नी में जब से रिप्लेसमेंट आया है तो रिप्लेसमेंट मान लो ऐसा हो गया है कि जिसका घुटना बहुत दर्द करता है, बहुत ज्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया तो उसको रिप्लेस ही कर दो, लेकिन सबके बस की बात नहीं है। दूसरी बात, एक बार आप कोई भी चीज का ऑपरेशन करते हो तो पहले जैसा ही सब होगा ऐसा नहीं है। तो एक्यूपंक्चर से हम ऑपरेशन टालने से आपकी नैसर्गिक अवस्था तो बनी रही है शरीर में। तो इसमें जैसे घुटने में दर्द है तो 2 हड्डियों के बीच में जो कार्टिलेज है उधर ऑयलिंग कम हो जाता है, तो कार्टिलेज घिस घिस के जो सूजन आ गई है वो एक्यूपंक्चर से आप हटा दो। फिर बाद में जो ऑयलिंग कम हुआ है शरीर में वो क्यों कम हुआ है, लीवर के हीट से कम हुआ है, क्या आंत के हीट से कम हुआ है, क्या हार्मोन्स की वजह से हुआ है, इसको जानकारी लेके हम ट्रीटमेंट करते हैं। स्लिप डिस्क में जो डिस्क 2 हड्डी के बीच में फूल जाता है और नस दब जाती है, वहाँ पे एक्यूपंक्चर करने से जो डिस्क फूल गई है वो सिकुड़ जाती है। वो सिकुड़ने से जो नस पे प्रेशर आ रहा है वो हटने से, जैसे हम ये मॉडल में देखेंगे कई सारे स्लिप डिस्क के पेशेंट को ऐसे दर्द होता है हाथ में, ये पैर में पूरा पीछे से या साइड से। तो ये जो दर्द है, पाँव में झंझनाहट है, सूनापन है, यहाँ से मैं डिस्क से सूजन हटाऊंगा तो मैंने जड़ से उसको ठीक किया है। ऑपरेशन जैसा है, मैं मेरे मरीजों को बोलता हूँ ये ऑपरेशन ही है, लेकिन इसमें हम काटेंगे नहीं, इसमें हम वही काम करेंगे जो डिस्क जो फूल गई है। अब लोग बोलते हैं स्लिप डिस्क हो गया, तो स्लिप डिस्क तो मतलब स्लिप डिस्क ये गलत शब्द है, डिस्क जगह से नहीं हिलती, डिस्क खाली फूली हुई है, उसको फिर से जगह पे बैठाने में एक्यूपंक्चर काम करेगा। ऐसे हम कई सारे ऑपरेशन टाल सकते हैं। जी जी, इसके अलावा स्लिप डिस्क या बाकी की चीज़ों की हम बात करें तो एक एज्ड मरीज हम देखते हैं इनमें, तो क्या एक्यूपंक्चर किसी भी एज के लिए उतना ही कारगर सिद्ध हो सकता है? हाँ, घुटने के लिए तो अभी मेरा जो क्लिनिक है मुंबई में, वो शिवाजी पार्क जहाँ पे सचिन तेंदुलकर साहब ने भी अभ्यास किया है उसके पास ही है। तो मेरे पास कई सारे क्रिकेटर आते हैं और कई सारे मतलब जिनका नाम लिया है वो भी हमारे यहाँ ट्रीटमेंट ले चुके हैं। और जो स्टार है हमारे लॉन टेनिस के सानिया मिर्जा जी मैडम, उनका भी ट्रीटमेंट हुआ है। कई सारे बड़े बड़े हस्तियों का इलाज किया है कम उम्र में। मतलब वहाँ पे जो बच्चे खेलने को आते हैं, 12 साल का बच्चा एक स्लिप डिस्क का था, क्योंकि उसने डाइव मारा तो 2 हड्डी के बीच में जो डिस्क है फूल गई, उसको हमने ठीक किया है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एजेड लोगों को होता है। एजेड लोगों को क्या होता है, जैसे कोई भी मशीन आप लाओगे तो उसमें बुश रहता है, उसमें हम ग्रीसिंग करते हैं, तो ग्रीसिंग की वजह से बुश नहीं घिसता है। एज ओल्ड मतलब जैसे पुरानी होती मशीन, ग्रीसिंग कम हो जाता है तो बुश घिसने लग जाता है। तो वैसे ही ये जो डिस्क है, ये कार्टिलेज है, ये बॉडी के बुश है। जैसे एज बढ़ता है तो एजिंग प्रोसेस से इसमें घसना शुरू हो जाता है, लेकिन आपकी उम्र जितनी है उतना ही घिसेगा तो तकलीफ नहीं होगी। लेकिन आपकी उम्र 60 है और आपके कार्टिलेज 80 जितने घिस गए तो फिर तो तकलीफ होगा। तो ऐसे सभी पेशेंट्स के लिए एक्यूपंक्चर बहुत अच्छा इलाज है। जी, इसके अलावा एक्यूपंक्चर में हम ये कैसे पता करते हैं कि कौन सी बीमारी है, ये कैसे पता चलता है इसमें कैसे? अभी मैं खुद एलोपैथी का डॉक्टर रहने से, अभी एलोपैथी में सबसे अच्छा पार्ट क्या है, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन से मैं एलोपैथी का रहने से मैं और मेरे मरीज दोनों का भी वो फायदा है कि मैं उस मरीज का कितने डेप्थ तक, कितना गहराई में उसका प्रॉब्लम है मैं जान सकता हूँ। तो गहराई जानने से मैं मरीजों को पहले से बता सकता हूँ कि भाई आपका ये प्रॉब्लम आपने इतने साल सहा है तो इतना ठीक हो सकता है। अगर आप फ्रेश केस लाते हो तो वो तो मतलब नियरली पूरा ठीक हो जाता है, ऐसा है। तो ये सब
फायदा है कि इसको हम जल्द से जल्द ऐसे ठीक कर सकते हैं। और आपने क्या पूछा था अभी? इन्वेस्टिगेशन पे ही मेरा सवाल था। तो इन्वेस्टिगेशन जैसे मैंने बोला कि एलोपैथी में बेस्ट है, तो वो मैं जानकारी ले लेता हूँ, सीटी स्कैन एमआरआई। लेकिन जनरली मेरा ये रहता है कि मैं मरीज की जो बीमारियां है वो मैं देखता हूँ कि पहले इसको इन्वेस्टिगेशन में करूँ या ना करूँ। जैसे गर्दन में कोई रीढ़ की हड्डी में नस दबती है तो उसका झंझनाना कौन सी उंगली में जाता है उससे ही पता चल जाता है कि स्लिप डिस्क कौन से लेवल को है। वहाँ पे थोड़ा प्रेशर देने से भी मालूम पड़ जाता है, कमर में भी मालूम पड़ जाता है। तो ऐसे केसेस में मैं एमआरआई तो छोड़ दो, एक्सरे भी नहीं कराता हूँ। और कई सारे केसेस में जब हमको पता चलता है कि ये बीमारी खाली हम जांच करके पता कर लेते हैं कि कहाँ तक है, तो मैं डायरेक्टली ट्रीटमेंट करता हूँ। इससे मरीज का पैसा बचता है इन्वेस्टिगेशन का, और इन्वेस्टिगेशन का पैसा आपके कुछ काम नहीं आने वाला। जब आपका ठीक होना है वो तो ट्रीटमेंट से होना है, वो मैं डायरेक्टली चालू करा देता हूँ मरीज का। ये सबसे बड़ा मेरा फायदा है कि एलोपैथिक रोल का। बाकी एक्यूपंक्चर में जो इन्वेस्टिगेशन होता है इसको बोलते हैं एक्यूग्राफ। तो इसमें एक्यूग्राफ में जैसे हम ये किताब में देखेंगे कि एक्यूग्राफ जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि इसी जैसा प्रोब रहता है, वो बॉडी के कुछ पॉइंट्स को टच करके ऐसा एक ग्राफ बनता है। तो इसमें पता चलता है कि जो विभिन्न मेरिडियंस है, लंग, हार्ट, किडनी, पेरिकार्डियम, स्प्लीन, लीवर, ये सब में कितना एनर्जी लेवल है। तो इससे पता चलता है कि जो सिस्टमिक बीमारियां है, जैसे डायबिटीज के दुष्परिणाम आंखों पे होते हैं, पैरों में जलन होता है, वो क्यों हो रहा है, कौन से चैनल में प्रॉब्लम है, तो इससे हम जानकारी लेते हैं। इसमें पंचतत्व का ग्राफ भी बनता है, जिसमें अगर कोई पेशेंट को थायराइड है तो उसके सिस्टम में थायराइड की वजह से और क्या प्रॉब्लम्स होने वाले हैं और जो हुए वो क्यों हुए हैं, इसकी जानकारी मिलती है। एसिडिटी है किसी को, ये संभव कैसे हो पाता है, मतलब ये हम किस तरीके से इसका प्रोसेस करते हैं? अभी ये हम देखने के बाद में हम मिनिमम नीडल्स यूज करते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि एक्यूपंक्चर में तो आपके 50-100 नीडल लगाते हैं, तो ये गलत ढंग का एक्यूपंक्चर है। जो सही एक्यूपंक्चरिस्ट है वो 8 से 14 ही नीडल लगाएगा। ये इन्वेस्टिगेशन खाली ये घुटना कमर के मरीजों के में नहीं करते हम लोग। जहाँ पे जरूरी है, जहाँ पे सिस्टम में आपके प्रॉब्लम है, तो सिस्टम का प्रॉब्लम की जानकारी लेने के लिए है, इसके लिए ये एक्यूग्राफ करते हैं। कई अभी एक्यूग्राफ के पहले एक्यूपंक्चर में नाड़ी का परीक्षण और जबान का परीक्षण और नाखून का परीक्षण, इससे ही पता कर लेते थे कि प्रॉब्लम कहाँ तक बढ़ा हुआ है। लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन का युग है, तो उधर सीटी स्कैन एमआरआई आ गया, तो हमारे यहाँ ये तो आ ही सकता है। तो एक्यूग्राफ एक अच्छा इन्वेस्टिगेशन मोड है जिसमें आपका सटीक इलाज हो सकता है, उससे हमको प्रॉपर पॉइंट्स का इंफॉर्मेशन मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें एलोपैथी में, तो कई सारे चीज़ें होती, जैसे अगर स्किन की बात करें, हम गायनिकोलॉजिस्ट की बात करें, और भी सारी चीज़ें, न्यूरोलॉजिस्ट, तो क्या एक्यूपंक्चर में भी इस तरह से चीज़ें होती हैं कि स्पेशल? हाँ, एक्यूपंक्चर हम लोग ह्यूमन बॉडी को एक सब्जेक्ट करके जानते हैं। तो इसमें ऐसा हम ये नहीं करते, जैसे अभी किसी को लीवर में बहुत हीट है तो उससे हम ब्रेन का जो माइग्रेन का इशू है वो पकड़ते हैं। किसी को बड़ी आंत में गर्मी है तो उससे एसिडिटी का असर पकड़ते हैं। तो हमको कंबाइन स्वरूप से ही इलाज करना पड़ता है। तो इसलिए इसमें अलग अलग आप गायनेक डिपार्टमेंट ये सब नहीं पकड़ सकते। भारत में तो भी अभी ऐसा है कि हम लोग ये साथ में एक ही एक्यूपंक्चरिस्ट कई सारी बीमारियों का इलाज करेगा। आप चाइना में देखोगे, मैं जहाँ बीजिंग डिस्ट्रिक्ट कॉलेज में रहा हूँ, वहाँ पे 3000 पेशेंट्स केवल एक्यूपंक्चर के दिन में होते थे। तो वहाँ पे इसके डिपार्टमेंट्स है। वहाँ तो ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर का भी डिपार्टमेंट है एक्यूपंक्चर का। तो वहाँ पर लेकिन जो एक्यूपंक्चर का अभ्यास है वो पूरा सब लोग एक ही करते हैं। वहाँ पे डिपार्टमेंट इतने सारे हैं क्योंकि मरीज बहुत बढ़ गए, तो उन्होंने उसका डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। जी। अभी आपने नाड़ी परीक्षण का भी कुछ जिक्र किया था, तो क्योंकि नाड़ी परीक्षण भी जो है काफी प्रचलित रहा है इंडिया की, अगर हम बात करें, तो क्या उससे इसे जोड़ा जा सकता है? पुराने जमाने में जो रानियां थी उनको मतलब बाकी लोगों को देखना मना था। तो ये कहा जाता है कि वो टाइम यहाँ पर हथेली में 3 जगह डोरी बांधी जाती थी और वह दूसरे साइड में पर्दे के बैठ के वो डोरी से पता करता था कि इनको बीमारी क्या है। मतलब इतना डिटेल में पहले का अभ्यास है। अभी तो हम नाड़ी परीक्षण करते हैं, लेकिन जो लोग इसमें बहुत अग्रसर है, जिन्होंने बहुत पेशेंट देखे हैं, अभी मुझे ही 24 साल हो गए प्रैक्टिस में, तो नाड़ी एक अभ्यास इतना आसान नहीं है।
एक्सपीरियंस बेस्ड है, 30 प्रकार की नाड़ियाँ होती है, उस ढंग से आपको इसका विश्लेषण करना होता है। तो नाड़ी परीक्षण जैसे आपने कहा आयुर्वेदा में भी काफ़ी था, लेकिन इसका बहुत अहम रोल है कई सारी बीमारियों का, जो सिस्टम में प्रॉब्लम है उसको ठीक करने में। जी जी। इसके अलावा एक्यूपंक्चर में आर्थोपेडिक में जो भी कौन कौन सी चीज़ों को यहाँ पर ठीक किया जाता है? ऑर्थोपेडिक में छोटी से छोटी उंगली में दर्द होगा तो उसको भी ठीक किया जाता है। हर एक जोड़ में जहाँ पे यहाँ पे हम खाते समय इसको टीएम जॉइंट बोलते हैं, इसमें भी कुछ लोग को आर्थराइटिस होता है, इसको भी ठीक करते हैं। टेनिस एल्बो को करते हैं, फ्रोजन शोल्डर को करते हैं, रिस्ट के लिए करते हैं, कोई भी पेन में। शरीर में जितने जॉइंट्स है हर जॉइंट का मैंने आज तक इलाज किया है। और इसमें स्लिप डिस्क और आर्थराइटिस, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस घुटने का, ये मेरे पास, और फ्रोजन शोल्डर की, ये तीनों के पेशेंट मेरे पास 80% है। तो इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट है। फ्रोजन शोल्डर का मेरे पास मुंबई में एक केस मैंने 4.5 साल पहले केवल एक ही सीटिंग में उसको ठीक किया था, आधे घंटे के। वो अभी 4.5 साल के बाद आया, बोला डॉक्टर मेरे दूसरे कंधे में भी फ्रोजन शोल्डर हुआ है। तो इससे पता चलता है कि एक ट्रीटमेंट जो किया था वो कितना कारगर हुआ है सिर्फ। ऐसी एक लेडीज मेरे पास थी जिसका ऑर्थोस्कोपी भी हो गया था शोल्डर का, और उसका बाद में ऑपरेशन करने को बोला डॉक्टर ने, क्योंकि ठीक नहीं हो रहा था। उसने इंजेक्शन भी लिया था ये शोल्डर में। तो मेरे यहाँ 2 ही ट्रीटमेंट में, 2 ही महीने के ट्रीटमेंट में, महीने में 10-10 दिन ट्रीटमेंट लिया, पूरी ठीक हो गई वो जी। अच्छे रिजल्ट है एक्यूपंक्चर के। वो मुझे बोलती थी कि इतने ऑपरेशन टाल सकते हो लेकिन प्रचलित क्यों नहीं है फिर इतना? बोला मैडम आप ही लोग होते हैं जो प्रचलित करोगे इसको, बाकी दवा गोली में तो ऐसा है कि प्रचलित करने वाला, बाकी उनका सिस्टम ही अलग है। इसमें एक्यूपंक्चर में पेशेंट टू पेशेंट हमारे पास काफ़ी आते हैं। बाकी स्लिप डिस्क की बात है, मेरे पास मुंबई में क्लिनिक है, तो मेरे पास कई ऐसे पेशेंट हैं जो स्टेशन से मेरे क्लिनिक को आने को 15-15 बार बैठते थे, इतना पाँव में दर्द होता था, कमर में। आज वो पूरा नॉर्मल चलते हैं, घूमते हैं, सब करते हैं। इतने अच्छे अच्छे केसेस हुए हैं। घुटने की केस तो एक 92 ईयर्स, जैसे आप बोलते हैं ना, एजेड किए, यंग किए, यंग भी किए, 92 ईयर्स तक की भी एक केस की, उसमें तो कार्टिलेज ही नहीं था। तो मैं भी खुद अचंभित था कि ये ठीक कैसे हुई। वो पेशेंट ने अपने एफडीआर फिक्स डिपॉजिट भी तोड़ रखे थे, 4.5 लाख खर्च आएगा करके। तो 10 दिन ट्रीटमेंट अनुभव के लिए लिया। मेरे पास कई पेशेंट ऐसे ना, मेरे जो पेशेंट ठीक करता हूँ मैं, वही इतने जिद पे अड़ जाते हैं सामने वाले पेशेंट की, नहीं आपको डॉक्टर लोहिया के पास जाना ही है एक बार। तो वो मेरे पास वो लेडी आई, उसका घुटने का दर्द 10 दिन में इतना कम हो गया, फिक्स डिपॉजिट वापस जमा हो गए, इतने सारे पैसे बच गए। बाद में मैंने अभ्यास किया कि ये ठीक कैसे हुई, कार्टिलेज तो नहीं था। तो डिटेल में जानकारी लेने से पता चला कि बोन में छोटे छोटे छर्रे हो जाते हैं जैसे एज बढ़ता है, तो इससे सरफेस एरिया कम होता है फ्रिक्शन का। तो हमको क्या करना है, खाली सूजन कम करना है घुटने का, वो करने से वो भी ठीक हो गई। ऐसे काफी सारे मेरे पास अभी नॉर्मली मुंबई में जो टैक्सी में घूमते हैं, बस में घूमते, सब कर रहे हैं पेशेंट्स। जी जी। इसके अलावा ब्रेन की अगर हम बात करें तो ब्रेन के सिस्टम में कैसे काम करता है एक्यूपंक्चर? न्यूरोलॉजी एंड ऑर्थोपेडिक्स, ये मेरा, आप कह सकते हैं मेरा स्पेशलिटी है एक्यूपंक्चर में। न्यूरोलॉजी में सबसे भयंकर जो है वो है स्ट्रोक। स्ट्रोक बहुत बढ़ चुका है दुनिया में, बिल्कुल। और स्ट्रोक में बेचारे लोग विकलांग हुए घर में पड़े रहते हैं। कोई किसी का राइट साइड जाता है, किसी का लेफ्ट साइड जाता है। ब्रेन के अंदर खून की गुठली चले जाती है, तो अगर राइट ब्रेन में गया तो लेफ्ट साइड वीक होता है, लेफ्ट में गया राइट वीक हो जाता है। कुछ लोग का बात करना भी बंद होता है उसके में। तो ये सब केसेस के लिए एक्यूपंक्चर बहुत अच्छा इलाज है। इसमें हम ब्रेन का जो हिस्सा है ब्रेन का, तो इसको हम यहाँ पर, मान लो यहाँ पर खून की गुठली जाने से वीक हो गया, तो इसको हम इनडायरेक्ट डीप ब्रेन स्टिमुलेशन करते हैं। इसको स्टिमुलेशन देने के वजह से जो शरीर का हिस्सा कमजोर हुआ है वहाँ से वो फिर से कार्यान्वित होगा। प्रॉब्लम यहाँ पर है, आप हाथ और पैर को कितना भी मालिश करो, कुछ करो, वैसे नहीं होगा वो। लेकिन जितना फ्रेश केस रहेगा उतना फास्ट ठीक होगा। फ्रेश केस में क्या होता है कि ब्रेन के अंदर सूजन रहती है, तो सूजन एक्यूपंक्चर से बहुत फास्ट मिटती है, तो ब्रेन तुरंत काम करता है। लेकिन यही केस 2 साल 1.5 साल पुराना हो गया, फिर वो सूजन की जगह एक वाइट स्पॉट आ जाता है। वो स्पॉट आने के बाद में पूरा कार्यान्वित होना मुश्किल है। लेकिन कितनी भी मैंने 10-10 साल पुरानी स्ट्रोक की कोशिश की है, कुछ ना कुछ फायदा जरूर होता है। लेकिन अभी मेरे पास एक फ्रेश केस था दादर में, उसको मैंने ट्रीटमेंट दिया, 7वें-8वें दिन तो हाथ और उंगली पाँव में भी हलचल सब शुरू हो गई फ्रेश केस में। वही मैंने पुराना एक केस मैंने पूरा, मतलब 2 लोग पकड़ के लाते थे, 7-8 साल से स्ट्रोक था। अभी वो आदमी अकेला चलता है, घूमता है,
हालांकि पूरा ठीक नहीं हुआ, लेकिन वो अपना स्वयं चलित तो हो गया। बिल्कुल, ये उसका फायदा है। ऐसे ही न्यूरोलॉजी में सिर्फ स्ट्रोक नहीं है, कुछ लोग को सिर्फ फेस का पैरालिसिस होता है। हाँ। उसको बोलते बेल्स पाल्सी। अभी मैं अंधेरी में हूँ तो वहाँ पे मेरे पास मॉडल्स भी आते हैं कुछ ट्रीटमेंट को, वो थोड़ा भी हलचल नहीं होती है कोई मसल की तो प्रोड्यूसर बोलता है कि आपका चेहरा का मूवमेंट बराबर नहीं है, आपको ठीक करना होगा। तो ये तो रही बात मॉडल्स की, लेकिन सामान्य भी जो पेशेंट आते हैं ना, वो मैंने फ्रेश केसेस 7-7, 8-8 दिन में भी ठीक किए। अभी मैंने लेटली एक पॉइंट इंजेक्शन करके सिस्टम शुरू किया एक्यूपंक्चर में। मैं एलोपैथिक हूँ तो कुछ विटामिन जो है, मैं विटामिन का फायदा नहीं लेता हूँ, उनके जो तत्व है विटामिन के उसके लिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा इंजेक्ट कर देता हूँ कुछ पॉइंट्स में एक्यूपंक्चर के। तो मैंने ये देखा है कि नीडल से भी ये फास्ट असर हो रहा है। तो मैं इसमें नई नई चीज ऐसे इंट्रोड्यूस करके देखता हूँ कि मरीज को मैं जल्द से जल्द कैसे ठीक करूँ। वैसे एक्सीडेंट के केसेस रहते हैं न्यूरोलॉजी में, रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो दोनों पाँव में लकवा होता है। कुछ लोग को वायरल बीमारी से ट्रांसवर्स माइलाइटिस, तो उसमें भी दोनों हाथ दोनों पाँव का ताकत जा सकती है, उसका पेशाब का कंट्रोल भी चला जाता है। तो ऐसी केसेस भी हम ट्रीटमेंट देते हैं। अभी इंदौर में हमने इन पेशेंट तो शुरू नहीं किया जहाँ पे हम रख के पेशेंट को ट्रीटमेंट ले, लेकिन आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जरूर हम शुरू कर रहे हैं, जहाँ पे हम जैसे मुंबई दिल्ली में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जैसे चाइना और यूरोप में एक्यूपंक्चर होता है वैसे सेम बेस पे यहाँ पे एक्यूपंक्चर होगा, मेडिकल एक्यूपंक्चर होगा, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं। जी जी जी। इसके अलावा आपने बात की पैरालाइज्ड जो होता है लकवा, तो ये कितने दिनों में हम समझ सकते हैं कि इतने दिनों में लकवा यहाँ से ठीक हो सकता है एक्यूपंक्चर से? जैसे मैंने बोला आपको कि फ्रेश केस फटाफट ठीक हो जाती है, क्योंकि ब्रेन के अंदर उसमें सूजन रहती है, वो मैं मिटा दूंगा तो ब्रेन कार्यान्वित होगा। पुराना होने पे जो व्हाइट स्पॉट आएगा तो उसको हम ठीक करेंगे, लेकिन वो सिकुड़ के कितना छोटा होगा ये मेरे हाथ में ना है ना मरीज के हाथ में। उसमें जितनी जान है ब्रेन में उतनी उसकी अंदर की जो चेतना तंतु है, वो न्यूरॉन्स है, वो काम करेंगे, तो उतना हम उसको ठीक करते हैं। इसलिए मरीजों को मेरा आग्रह रहता है कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाओ स्ट्रोक होने के बाद। ठीक है, आपको 5 साल हो गए, ठीक है, ये समय है, अभी आ जाओ, जितना ठीक हो सके उतना तो करना ही हमें। लेकिन फ्रेश केसेस फिर से बेचारा कोई नौजवान है जो 22-23 साल का है, उसको हो गया, पूरी जिंदगी कैसे निकालेगा, थोड़ी भी कमजोर रहेगी तो ये नौजवान लोगों ने जल्द से जल्द आना चाहिए। बाकी जो उम्र वाले वो भी आए तो अच्छा ही है ना, जो जितना जल्दी होगा उतना आपका लाइफ जो है वो फ्रूटफुल होगा, आप चलते घूमते रहोगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा सर बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चों से संबंधित सेरिब्रल पाल्सी की अगर हम बात करें तो वो भी कैसे ठीक होता है? बच्चे जो देरी से रोते हैं पैदा होने के बाद में, तो उनके ब्रेन को ब्लड ऑक्सीजन कम पड़ता है, वो कमजोर हो जाता है ब्रेन। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कमजोर रहने से हाथ और पैर कमजोर हो जाते हैं। इसको हम स्पास्टिक सीपी बोलते हैं। कुछ बच्चों के ऐसे टाइट रहते हैं पैर, क्रॉस्ड लेग रहते हैं, बच्चे गर्दन नहीं पकड़ते जल्दी, रेंगते नहीं है जल्दी। जैसा मैं पेशेंट्स को समझाते हुए बोलता हूँ कि जैसा कोई पैसेंजर ट्रेन रहता है उसका स्टॉप देरी देरी से आता है, वैसे इनका गर्दन पकड़ना, रेंगना सब लेट होते जाता है। तो एक्यूपंक्चर से हम वो पैसेंजर ट्रेन को थोड़ा एक्सप्रेस बनाएंगे, उसका ब्रेन कार्यान्वित करेंगे तो उसके हाथ पाँव में जल्द जान आएगी, वो चलने घूमने लायक हो जाएगा। बात नहीं कर रहा है टाइम पे तो बात करने में भी उसमें फायदा हो जाएगा। सीपी में बहुत अच्छा रिजल्ट है। एक्यूपंक्चर में हम दवा दे के नहीं तो डायरेक्टली जो ब्रेन का हिस्सा, स्पाइन का हिस्सा है, उसको वहां से स्टिमुलेशन देके उसको कार्यान्वित करते हैं जी। ये मतलब एक सिंपल सा तरीका है आपको बताने का और दर्शकों को बताने जी जी। इसके अलावा एलर्जी और एसिडिटी की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा परेशानी है आज के समय में। बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, लोगों को एलर्जीज होती है, मौसम बदलता है तो एलर्जी होती है, तो क्या उसमें भी एक्यूपंक्चर बहुत कारगर है? हम जनरली एलर्जी के कणों को दोष देते हैं, मेरे हिसाब से गलत है। हम जिस वातावरण में रहते हैं वहाँ पे अरबों खरबों पार्टिकल है, और हम जो टेस्ट करते हैं 150-200 एलर्जेंस का टेस्ट करते हैं और बोलते हैं देखो आपको इतने चीजों की एलर्जी है। अभी बाकी की तो इतनी अरबों खरबों पार्ट सबको तो चेक नहीं कर सकते। तो एलर्जी आपको क्यों होती है? क्योंकि आपका बॉडी का प्रतिकार शक्ति वीक हो गया है। आपके नाक में से एलर्जन जाता है तो आपका शरीर उसको विपरीत रूप से देखता है और उसको सूजन सूजन बना देता है। तो सूजन बनाने से क्या होता है कि ये जो नलिका है अंदर फेफड़े की वो सिकुड़ जाती है, लंग्स की नलिका सिकुड़ती है तो सांस फूलती है, दम लगता है। नाक में अगर उसका बेचैनी होता है, इधर सूजन आता है, साइनस में साइनस होता है। अगर मैं आपकी रोग प्रतिकार शक्ति एक्यूपंक्चर के कुछ पॉइंट से बढ़ाऊं तो आपका शरीर मेरे शरीर जैसा हो जाएगा, जो कण जो जाता है उसको एडप्ट कर लेगा।
लेकिन कभी कभी छोटी मोटी अगर छींक आती है ये तो सामान्य बात है। डस्ट की एलर्जी बहुत सामान्य है। डस्ट का एलर्जी ना हो तो वो मनुष्य ही असामान्य हम पकड़ेंगे सामान्य एलर्जी है। तो हम लोग अपने शरीर की प्रतिकार शक्ति बढ़ाएंगे तो ये सब एलर्जी मैं कम करता हूँ। इस तरीके से भी एसिडिटी में, जैसे मैंने आपको बोला कि कारण बहुत है एसिडिटी के, उसमें लीवर की हीट हो, आपका हम ट्रिपल वार्मर बोलते हैं, उसमें इधर चेस्ट में हीट होता है, आंत में हीट होती है। ये सब जो हीट है किस वजह से आपको एसिडिटी हुई है हम नाड़ी परीक्षण से जानते हैं और फिर वो मरीज को मैं सटीक इलाज दे सकता हूँ। लेकिन एसिडिटी आप हल्के में ना ले, एसिडिटी से बहुत समस्याएं बढ़ती है। आपके शरीर को चाहिए वो खाद्य से मिलेगा नहीं सब कुछ, तो आपका शरीर कमजोर हो जाएगा। सिर्फ एसिडिटी मत देखो, इसको ठीक करना जरूरी है, अनिवार्य है। जी जी जी। इसके अलावा इनफर्टिलिटी की अगर हम बात करें तो कैसे एक्यूपंक्चर इसमें काम करता है? क्योंकि अभी एलोपैथी की अगर बात करिए, आईवीएफ जैसी तकनीकें अभी आ गई है, तो एक्यूपंक्चर को हम कहाँ देखते हैं इनफर्टिलिटी में? लेटली आईवीएफ एंड एक्यूपंक्चर इस पे काफी रिसर्च हुए हैं और ये रिसर्च एलोपैथी वालों ने की है। दे हैव फाउंड आउट, उन्होंने देखा है कि आईवीएफ के पहले एक्यूपंक्चर करोगे तो आपका सक्सेस रेट बढ़ेगा, क्योंकि एक्यूपंक्चर से यूट्रस का ब्लड सप्लाई, आपके ओवरीज का काम करना ये इम्प्रूव होता है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ता है। अभी मेरे पास जो इनफर्टिलिटी के केसेस गायनेक भेजते हैं खुद, तो बोलते हैं डॉक्टर इनका लाइनिंग नहीं बन रहा है यूट्रस का, इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट करो। मैंने 10 से 12 mm तक की भी उनको लाइनिंग बढ़ा के दी है। कुछ इनफर्टिलिटी में सबसे मजे की बात यह है कि कई सारी केसेस में कॉज ही मालूम नहीं रहता। स्पर्म काउंट नॉर्मल है, फीमेल में एग नॉर्मल है, लेकिन वो बन ही नहीं रही है स्पर्म और ओवम की। अब इसमें क्या करें? तो एक्यूपंक्चर में हम होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं बॉडी का, और ये सिंपल सी टेक्निक से भी मैंने देखा है कि बाकी कुछ आईयूआई आईवीएफ करते हुए भी जिनका सामान्य है वो महिलाएं प्रेग्नेंट रह जाती है। एएमएच लेवल कम होता है, उस वैसे भी लेडीज को मैंने ट्रीटमेंट दिया है, तो वो भी मैंने काफी सारे लेडीज में ट्रीटमेंट दिए, उनको बच्चे हुए हैं। जी जी जी। सर, आपने कई सारी बीमारियों के बारे में बताया कि किस तरह से एक्यूपंक्चर से कितनी ही सारी, मतलब देखा जाए तो सारी ही बीमारियां एक्यूपंक्चर से ठीक हो रही है, लेकिन फिर भी हम एक बार और जानना चाहेंगे कि और कौन कौन सी बीमारियां हैं जो इससे ठीक होती है? वैसे शरीर की, जैसे आपने बताया सारी बीमारियां, उसके बावजूद डायबिटीज में दुष्परिणाम होते हैं। न्यूरोपैथी, पैरों में जलन होना, ये धीरे धीरे बाद में सूनपना हो जाता है तो मरीज चल नहीं पाता, बैलेंस जाता है, तो ऐसे केसेस में भी एक्यूपंक्चर अच्छा काम करता है। छोटे ब्रेन का कुछ लोग को प्रॉब्लम रहता है, उससे बैलेंस जाता है, उसमें अच्छा काम करता है। कान की समस्या है, सुनाई नहीं देता है, तो इसमें भी दवा गोली कुछ है नहीं, मशीन के ऊपर जाता है। कुछ लोग को मशीन भी सूट नहीं करता है, तो नर्व डेफनेस के लिए अच्छा काम करता है। आंखों में मतलब दिखाई देना कम होता है डायबिटीज के पेशेंट में, न्यूरोपैथी में, उसमें अच्छा काम करता है। डायबिटीज में कुछ लोग को किडनी का एनर्जी डाउन हो जाता है, एक्यूपंक्चर मैंने जैसे बताया कि मेरिडियंस है, उससे हम किडनी का एनर्जी बढ़ा सकते हैं। तो जितना जल्दी आता है पेशेंट, उतना क्रिएटिन हम धीरे धीरे उसका डाउन कर सकते हैं। न्यूरालजिया, काफी सारे बड़े बड़े एक्टर्स को अभी चेहरे में जलन होता है, शॉक जैसा आता है सेंसेशन, उसको भी ठीक करते हैं। कई सारी बीमारी है, सभी पे इलाज होता है एक्यूपंक्चर से, मरीजों ने एक बार आके देख लेना चाहिए। जी जी। इसका मतलब है कि एक्यूपंक्चर एक बहुत ही अभी प्रचलित चीज़ है, जिससे कि बिना दवा के सारी समस्याओं का समाधान बिल्कुल उपयुक्त है। और अगर हम बात करें आपकी प्रकाशित सामग्री के बारे में, तो इसके बारे में कुछ बताइए। प्रकाशित सामग्री काफ़ी सारी है। स्टूडेंट्स के लिए जो है एक्यूपंक्चर पढ़ाया जाता है, उसमें एडवांस एक्यूपंक्चर ये जर्मनी में रिलीज हुआ था, तो ये काफ़ी एडवांस सब दिया है एक्यूपंक्चर का जानकारी स्टूडेंट्स के लिए है। ये एक मेडिकल एक्यूपंक्चर है, एमबीबीएस में जैसा पढ़ाई का अभ्यासक्रम है उस ढंग से पढ़ाया जाता है, और ये एक्यूपंक्चर है बेसिक किताब है। वैसे ही कुछ किताबें सामान्य जनता के लिए है जो हिंदी में भी लिखी गई है, जिसमें 25 बीमारियों का एक्यूप्रेशर से कैसे आप घर के घर उस पर उपयोग कर सकते हैं जब वो प्राथमिक अवस्था में बीमारी है, इसके ऊपर भी है। जी जी। सर, इसके अलावा दिल्ली, मुंबई और भी कई जगहों पर आपकी क्लिनिक है, अब इंदौर में भी आपका क्लिनिक मौजूद है, तो हम जानना चाहेंगे कि इंदौर में किस जगह पर ये क्लिनिक मौजूद है? ताकि हाँ, इंदौर में हमने सेंट्रल लोकेशन लिया है, छावनी स्क्वायर में, मथुरा वाले के बाजू में ही है क्लिनिक। वहाँ पे 8 बेड का क्लिनिक हमने बनाया है, काफी बड़ा है, और वहाँ पर बाहर से भी एमपी से लोग आएंगे, उज्जैन से आएंगे, देवास से आएंगे, भोपाल से आएंगे, तो हमने ऐसा लोकेशन लिया है कि उनको इजीली अप्रोचेबल हो, और इंदौर की में भी सेंट्रल लोकेशन है, तो इस ढंग से लिया है। जी बिल्कुल।
तो एक्यूपंक्चर अब जो है इंदौर में भी है, पूरे मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एलोपैथी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दवाओं का बहुत ज़्यादा एक प्रेशर रहता है, दवाएं लेनी होती है, लेकिन एक्यूपंक्चर में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है, बिना दवाओं के मरीज़ ठीक होते हैं। सचिन जी जिन्होंने बहुत इस पे काम किया है, बहुत कार्यरत रहे हैं और इन्होंने काफ़ी सारी 23 वर्षों से लगभग यहाँ पर काम कर रहे हैं एक्यूपंक्चर में और कई सारी बीमारियों को ठीक किया है। तो अगर आपको कभी भी कोई भी ऐसी समस्या है तो इंदौर स्थित इनके क्लिनिक में आप जा सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, धन्यवाद।